नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की कहानी है एक पुराने जमाने की नायिका। व्यंग्यकार हैं रविंद्रनाथ त्यागी और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। पुराने जमाने में भी हमारे देश में नायिकाएं बहुतायत से पाई जाती थीं। हमारे इतिहास में एक समय तो ऐसा आ गया था कि नायिका के अतिरिक्त और किसी किस्म की मुसम्मात इस मुल्क में मिलती ही नहीं थी। ये नायिकाएं नाना प्रकार की होती थी और देश के सारे कविगण इनके वर्गीकरण तथा नख शिख वर्णन में कई सौ वर्ष तक लगे रहे। हालांकि कोई नायिका खुदाई वगैरह में तो अभी तक निकल नहीं सकी है, पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नायिका किस्म की स्त्री होती काफी दिलचस्प थी। इन नायिकाओं के बारे में सबसे पहली बात तो यह होती थी कि ये सब की सब बेतहाशा खूबसूरत होती थीं। कवि लोगों का इनमें दिलचस्पी लेने का एक कारण यह भी था। चांद और कमल तभी तक सुंदर लगते थे जब तक नायिका सीन पर मौजूद नहीं होती थी। इनका माखन सा मन और दूध सा जोबन होता था। जिस कवि ने यह पंक्ति लिखी है उसे नायिकाओं के अतिरिक्त दूध दही और मट्ठे का भी शौक काफी रहा होगा। यूं तो इनके सारे शरीर से ही कांति फूटती रहती थी, पर फिर भी जो हिस्सा ज्यादा जिम्मेदारी से काम करता था वह इनका मुखारविंद होता था। जिन घरों में नायिका रहती थी वहां दिन रात इतना प्रकाश रहता था कि बिना पत्रे के तिथि का ज्ञान नहीं होता था। इनका मुख कमल जैसा, नेत्र खंजन जैसे, होठ पलाश जैसे, दांत अनार जैसे, नासिका तोते के जैसी, कुछ गेंद जैसे और जंघाएं केले के पेड़ जैसी होती थीं। दूसरे शब्दों में नायिका शाकाहारी किस्म का भोजन होती थी। उसके प्रत्येक अंग से किसी फल फूल या साग सब्जी का आनंद मिलता था। रात को ये जब कहीं जाती थी तो अंधेरी रात में भयंकर वनों में भी गुजरने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि इनके मुख चंद्र के प्रकाश से डगर साफ साफ चमकती थी। उन दिनों जो लोग रात को जंगल जाते थे वे टॉर्च तथा लालटेन की जगह एक अदद नायिका को ही अपने साथ ले जाया करते थे। वैसा करने में कई प्रकार की सुविधाएं रहती थी। कुछ सखियां वगैरह तो नायिकाओं के शरीर की सुगंध की डोर से बंधी बंधी इनके पीछे इस तरह घसटती चली जाती थी जैसे कि इंजन के पीछे डब्बे जाते हैं। इन नायिकाओं की चाल बड़ी मनोरम होती थी। दुबली पतली नायिकाएं जो कि अपने वजन पर ध्यान रखती थीं, हंस की तरह चलती थीं और सेहतमंद नायिकाएं हाथी की तरह चलती थीं। हाथी उन दिनों कैसे चलता था इस पर खोज की जा सकती है, पर मेरे ख्याल से जैसे आजकल चलता है कुछ कुछ वैसे ही उन दिनों भी चलता होगा। नायिकाएं अपने यौवन के भार से पैदल चलने में काफी कष्ट का अनुभव करती थीं। लच लच जात कुछ भारन के हल्के, ये आभूषण कम पहनती थीं क्योंकि इनके कदम शोभा के ही भार से सीधे नहीं पड़ते थे। किसी किसी नायिका के नेत्र इतने तीखे होते थे कि सुरमा लगाते समय उंगली कट जाने का खतरा रहता था। नायिकाओं की आयु प्रायः 16 वर्ष की होती थी। 16 की गिनती से इनका वैसे ही बड़ा संबंध था। 16 कला कुचंद पूरन मुखारविंद 16 सिंगार किए 16 बरस की। इन नायिकाओं के साथ ऐसा भी हादसा होता था कि बचपन पूरी तरह छूटा नहीं कि यौवन आ गया। ऐसी स्थिति में इनकी देह धूप छां जैसी छटा देती थी। कवि कहता है कि नायिका की छाती इन दिनों कुछ उभर आई है और मोती की माला देखने के बहाने नायिका इन दिनों उसे ही देखती रहती है। इस रूप को देखकर कोई दलदल में फंसता था, कोई डूबता था और हजारों बह जाते थे। नायिका रूपी नदी को पार करने के लिए पुल की इजाद नहीं हुई थी। कवि आगे चलकर फिर कहता है कि यौवन नाम के राजा ने शरीर के क्षेत्र में अपने कुछ सहायकों को विशेष प्रमोशन दिए, जिनके नाम थे कुच, नयन और नितंब। शरीर रूपी नए देश को जीतकर यौवन का राजा किसी अंग को घटाता था और किसी को बढ़ाता था। नायिकाओं के बाल इतने प्यारे होते थे कि उन्हें देखकर मनुष्य सुमार्ग और कुमार्ग का अंतर भूल जाता था।
जुल्फे बंगाल हेयर ऑयल का भी ऐसा ही प्रभाव होता है। जो बिंदी गिनती में अंकों के आगे लगकर सैकड़ों से हजार का फर्क डालती है, वही बिंदी नायिका के मस्तक पर लगकर उसकी कांति में करोड़ों गुना का फर्क डालती थी। किसी किसी नायिका के दांतों पर मिस्सी भी मिलती थी। ये दांत ऐसे लगते थे जैसे फूलन की फुलवारिन में मनो खैलत हैं लरिका हफ्सी के। इन नायिकाओं के कटाक्ष तिरछे होते थे, भौहें टेढ़ी होती थी और इन दोनों की निरंतर संगति से इनकी चाल भी टेढ़ी हो जाती थी। इनके दोनों नेत्र रूपी सिपाही पलक रूपी ढाल और कटाक्ष रूपी तलवार लेकर पैंतरे बदलते थे और हजारों वार करते थे। रूप की रक्षा नेत्रों द्वारा ही होती थी। इस प्रकार की नायिकाओं से चकोर नाम की चिड़िया को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दिन निकलने पर भी वह नायिका के मुख को चांद समझती हुई अपनी उछल कूद जारी रखती थी। नायिका के हंसने पर उसके दांत इतनी चमक छोड़ते थे कि दृष्टि चकाचौंध हो जाती थी। यहाँ कवि ने यह नहीं बताया कि नायिका टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करती थी। नवयुवती नायिका के स्तन कभी कभी इतने ऊंचे हो जाते थे कि छोटे मोटे हिल स्टेशन का काम करते थे। वह ललाट पर बिंदी लगाती थी, मुख में पान रखती थी, सिर पर बाल सजाती थी और आंखों में काजल छोड़ती थी। एक साहब थे जिन्हें गोरी गोरी नायिका के गले में जाता हुआ पान का पीक बड़ा प्यारा लगता था। खरी लखती गोरी गरे धसती पान की पीक। एक नायिका को पान चबाकर अटारी से पीक नीचे थूकने की आदत थी, जिससे प्रेमियों का कल्याण होता रहता था। ऊंचे अटा पर चंद्रमुखी कवि शंभु कहें झुकी पीक चलावे। इन नायिकाओं के पैर इतने नाजुक होते थे कि गुलाब की पंखुड़ियों तक से उनमें खरोंच पड़ने का डर रहता था। इतना विशाल रूप होने के कारण उस जमाने की जनता इन नायिकाओं से खासी तंग रहती थी। एक कवि कहता है कि एक हजरत, जो शायद पिकनिक के शौकीन थे, स्तन रूपी पर्वत पर चढ़कर मुख देखने की चाह में आगे चले। ठुड्डी के गड्ढे में हजरत इस तरह गिरे कि सारा पिकनिक भूल गए। दूसरे शब्दों में नायिका के स्तन जितने ऊंचे थे, ठुड्डी में गड्ढा भी उतना ही गहरा था। इसी तरह जब एक समझदार सास ने छोटी हथेली वाली पुत्रवधू को भिक्षा देने की ड्यूटी पर लगा दिया था, तो उसके रूप के लालच में सारा संसार भिक्षा मांगने आने लगा। कविंद्र नामक कवि ने नायिका की तुलना ग्वालियर के किले से की थी, क्योंकि इनके लिए दोनों को जीतना बराबर ही कठिन था। रूपवती होने के साथ साथ इन नायिकाओं में एक विशेष बात यह होती थी कि 16 बरस की आयु में ही इनकी आंखें किसी से लड़ जाती थीं। आंखें लड़ने के हजार ढंग होते थे। शुरुआत कहीं नायिका की तरफ से होती थी तो कहीं नायक की तरफ से। एक नायिका थी जो नीली साड़ी की आड़ में से नयनों के बाण छोड़ा करती थी। एक और नायिका थी जो सारे अंग प्रत्यंग दिखाकर नायक को अनदेखा करती हुई उसके चित्त में समाकर लजाकर संकोच के साथ एक और बैठ जाती थी। एक और नायिका थी जो नायक को भोले भाव से देखती थी, गोरे मुख से मुस्कुराती थी और फिर लटक कर सखी के गले से लिपट जाती थी। इसके बाद नायक अपना दिल मलता था और सखी अपना गला। उधर एक हजरत थे जो बच्चा गोद में लेने के बहाने नायिका के पास आते थे और बच्चा लेते हुए उसकी छाती में, नायिका की छाती में, बच्चे की नहीं, उंगली छुआ जाते थे। इन शुरुआतों के होने के बाद फिर वह आग दोनों तरफ जलती थी कि सारा रीतिकाल उसी में जल गया। नायिका नायक के दिल में बरमे की तरह छेद करती थी। प्रेम हो जाने पर नायिका न माँ बाप की परवाह करती थी, न मोहल्लेदारों की। उसे नींद नहीं आती थी। कभी कभी उसकी हालत बड़ी नाजुक हो जाती थी। बिहारी कहते हैं कि प्रेम नगर में पुलिस का इंतजाम काफी ढीला था। मरे हुए को बार बार मारा जाता था और खून करने वाला खुशहाल घूमता था। कोई कोई नायक तो इतने जल्दबाज होते थे कि तंग गली में अगर कहीं नायिका मिल जाती थी तो कंकर फेंक फेंक कर उससे डेट लिया करते थे। ऐसी स्थिति में नायिका अगर समझदार होती थी तो धीरज से काम लेती थी। काकर कुचन बीच काकरी गोपाल मारी, सांकरी गली में प्यारी, हाँ करी न ना करी। पता नहीं क्यों उन दिनों की नायिकाओं को
प्रेम होते ही एक और भयंकर रोग आ घेरता था, जिसे विरह के नाम से पुकारते थे। प्रेम तो आजकल की लड़कियां भी करती हैं, पर यह मर्ज इन दिनों नहीं होता। पुराने जमाने की नायिका तो दकियानूस होती थी और इसी कारण बेचारी विरह में बड़ा कष्ट झेलती थी। बिहारी के शब्दों में वह विरह में जलती भी थी, डूबती भी थी और उड़ती भी थी। दूसरे शब्दों में जयशंकर प्रसाद की तरह वह विरह तो सर्वतोमुखी प्रतिभा की चीज होती थी। विरह में नायिका को ज्वर आ जाता था, वह दुबलेपन की सीमा को पार कर जाती थी और कोई कोई तो बेचारी इसी बीमारी में मर भी जाती थी। विरह में क्या क्या नहीं होता था। उंगली की अंगूठी दुबलेपन के कारण कंगन की तरह पहनी जाती थी और आंखें मधु की मक्खियां हो जाती थीं जो शहद का छत्ता लगाती थीं। एक नायिका के बारे में रिपोर्ट मिली थी कि उसके दोनों नयन सावन भादो हो गए थे। इस नायिका को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भेज दिया था, जहां की सूखा पड़ गया था। कोई कोई अबला स्त्री तो इतनी रोती थी कि मोहल्ले में पानी भर जाता था और उसके घर तक पहुंचने के लिए नाव की सहायता लेनी पड़ती थी। ये स्त्रियां कवि के शब्दों में पावस ऋतु हो जाती थीं और दो चार मल्लाह नाव लेकर उनके मोहल्ले में आ बसते थे। विरहणियों में से किसी को रात द्रौपदी के चीर की तरह लगती थी और किसी को वामन देवता के डग जैसी। वामन के डग सी भई सावन की रतियां। एक नायिका कहती है कि जब किसी निर्मोही से मन लग जाता है तो न रात अच्छी लगती है न प्रभात अच्छा लगता है। दोपहर का जिक्र नहीं किया, शायद वह अच्छी लगती हो। एक नायिका कहती है कि बसंत नहीं आया, पलाश नहीं फूले, वरन काढ़ी के करेजो डार डारन पे डारी को। ऐसी स्थिति में नायिका की छाती की आग कभी कभी इतना ज्यादा जल उठती थी कि एक सखी ने कह ही जो दिया था कि छाती सो छुआई दिया बाती क्यों ना बारी ले। एक और नायिका का तापमान इतना ज्यादा हो गया कि वह कच्चे चावल लेकर आंगन तक आई नहीं कि भात तैयार हो गया। देखते देखते चावल उबल गए। परेशानी यूं भी पड़ती थी कि नायिका का अंग सोने का था और विरह की अग्नि में वह बुरी तरह पिघल जाता था। यह सोनो सो अंग सुहाग भरे, कहो कैसे के आग की आंच सहे। वन के रास्ते में अगर कभी विरहणी गुजरती थी तो कोयल रूपी डाकू आंखें लाल लाल कर कुहों कुहों की ध्वनि से सारी दिशाएं गुंजार देते थे। विरहणी नायिका को सताने में बादल, चांद, फूल वगैरह बाकी उपादान भी अपना यथाशक्ति सहयोग बराबर देते रहते थे। मारी डारे मदन मुरारी डारे दादुर ये, दाबे आवे बादर और दबावे आवे दामिनी। विरह में क्या क्या नहीं किया जाता था। बिहारी की नायिका नायक को गुलाब भेजती थी और उत्तर में नायक उसके पास पान भेजता था। इन चीजों के सांकेतिक अर्थ होते थे। बिहारी ने यह नहीं बताया कि यदि नायक पान भेज सकता था तो खुद ही क्यों नहीं आ सकता था। घंटा आधा घंटा को भी चला आता तो बेचारी का कष्ट दूर हो जाता। कवि स्वयं कहता है कि जब तक नायक स्वयं भीगे चीर की भांति नायिका के शरीर से न लिपटे तब तक शरीर की ज्वाला नहीं मिटती थी। नायक की तो चिट्ठी भी विरह के काटने में तलवार जैसा काम करती थी। नायिका चिट्ठी को चूमती थी, छाती से लगाती थी और उसे समेट कर रखती थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई कोई विवेकशील नायक चिट्ठी की जगह सिर्फ सादा कागज ही भेजा करते थे, मगर इस बेलिखी चिट्ठी से भी नायिका को उतना ही सुख मिलता था। विरह में वैद्य काम ही नहीं करते थे। गुलाब जल सूख जाता था और चंदन आग उगलता था। नारी छुवत वैद के परे फफोले हाथा। रेफ्रिजरेटर उन दिनों थे नहीं जो नायिका को उसी में रखा जाता। दूतियां भेजी जाती थीं। वे जाकर नायक से नायिका के घर के ऊपर पतंग उड़वाती थीं। जहां जहां पतंग की छाया पड़ती थी नायिका हर्ष में उसे पकड़ने के लिए वहीं वहीं भागती थी। विरह का अंतिम लक्षण यह था कि यदि बिना प्रियतम के मिले कोई नायिका मर जाती थी तो उसकी आंखें खुली ही रह जाती थीं। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरे हु पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। हालांकि ज्यादातर नायिकाएं तो विरह में ही जलती रहती थीं, मगर कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें यह स्थिति हमेशा नहीं झेलनी पड़ती थी।
जिन नायिकाओं का विरह मिट जाता था वे हंसमुख, हाजिर जवाब तथा व्यवहार कुशल हो जाती थीं। बिहारी की एक नायिका थी जिसे देवर छेड़ा करता था, मगर कुलवधू होने के कारण वह चुप रहती थी और देवर की शरारतों की शिकायत किसी से नहीं करती थी। कैसा उदात्त चरित्र था। कुछ कुलवधुएं तो अब भी ऐसा ही करती हैं। एक नायिका थी जिसे अपने नायक को चकमा देने में बड़ा मजा आता था। सीढ़ी से डगर ज्यों लौ लाल गए ऊंचे पर, जीना के डगर तो लो नीचे को उतर आई। एक और होशियार किस्म की नायिका थी जो अपने प्रेमी को बड़ी प्यारी प्यारी सलाह दिया करती थी। जोनो घर जागती है ननन जेठानी मेरी, तोले कहा मानो चुपचाप ही परे रहो। एक नायिका ने नायक से धूम्रपान करने का कारण पूछते हुए कहा था, मो मनु कहा न पी लियो, पियत तमाकू लाल। और इसी तरह एक और नायिका ने अपने प्रियतम से काफी पते की बात पूछी थी। कारज छोड़ी सबे घर के, पिय काहे कबूतर पालन लागे। तो ये थी आज की व्यंग्य रचना। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।